23 जुलाई 2018। अहमदाबाद के पालडी डिस्ट्रिक्ट के प्रभुवन रेजिडेंसी में रहने वाले हिरेन और जागृति राठौड़ को मंडे लेट नाइट मेलबर्न पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है। कॉल के दूसरे एंड पर पुलिस ने उन्हें बताया कि उनका बेटा मॉलिन राठौड़ एक्सीडेंट के चलते बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है और काफी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। देर रात अपने बेटे की ऐसी न्यूज सुन राठौड़ कपल के पैरों तले जमी खिसक गई। ऊपर से उनका बेटा तो वैसे भी दूर देश ऑस्ट्रेलिया में था। बिना किसी देरी के घबराए हुए दोनों कैसे भी कर अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करने लगे। बिना ज्यादा वक्त लगाए उन्होंने अपने सोर्सेज के थ्रू वीजा टिकट्स और बाकी सभी चीजों का अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगली सुबह उनके लिए रात से भी ज्यादा बुरी होने वाली थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली थी जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। 24 जुलाई की सुबह आई इस कॉल से उन्हें यह पता चलता है कि उनका बेटा मॉलिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही हिरेन और जागृति की दुनिया ही उजड़ गई। उनका होनहार इकलौता बेटा, जिसकी 4 महीनों बाद एजुकेशन कंप्लीट होने वाली थी, जिसके सामने उसकी पूरी जिंदगी उसका ब्राइट फ्यूचर पड़ा था, उसका यूं एक खबरबंद जिंदगी से चले जाना यह किसी माँ बाप के लिए सबसे बुरे सपने का सच होने जैसा है। हिरेन और जागृति का रो रो कर बुरा हाल था। कंडीशन ऐसी कि उनके रिश्तेदारों, आस पड़ोस के लोगों के लिए भी उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। मॉलिन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके फादर हिरेन राठौड़ फायर सेफ्टी मेंटेनेंस एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट में काम करते थे। बचपन से ही पढ़ाई में प्रॉमिसिंग और काल्म नेचर के मॉलिन का बस एक ही सपना था, इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। अपने बेटे के ऑस्ट्रेलिया जाने के इस सपने को पूरा करने के लिए दोनों ने काफी एफर्ट्स भी किए थे। यहां तक मॉलिन के फादर ने उसे बाहर पढ़ने भेजने के लिए अपना एक बंगलो भी बेच दिया था। मॉलिन ऑस्ट्रेलिया में 4 साल से था और पेरेंट्स पास मॉलिन को लेकर कभी किसी तरह की शिकायत या किसी से लड़ाई झगड़े की बात सामने नहीं आई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल्स में मॉलिन की मौत का जो रीजन बताया जा रहा था वो उनके लिए विश्वास से परे था। न्यूज की हेडलाइन थी, A young Indian student has been killed after an online date went terribly wrong. ऑस्ट्रेलियन न्यूज मीडिया मॉलिन की मौत को ऑनलाइन डेट से जोड़ रही थी। यह रीजन हिरेन और जागृति के लिए बहुत ही शॉकिंग और ऑकवर्ड सा था, क्योंकि जिस बेटे को वो जानते थे उनकी नजर में तो वो इन सब चीजों से कोसों दूर था। बट अक्सर हमें जो लगता है और जो सच में होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आखिर मॉलिन की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था जिससे उसके पेरेंट्स अनजान थे, और ऐसा क्या राज था उस ऑनलाइन डेट का जिसे मॉलिन के मौत की वजह बताया जा रहा था। आइए जानते हैं मॉलिन और स्प्लिट पर्सनालिटी वाली मॉलिन के किलर की पूरी कहानी शुरू से। गुजरात में जन्मा मॉलिन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और यही वजह थी कि बचपन से ही उसे काफी केयर और प्यार से बड़ा किया गया था। मॉलिन हमेशा से ही पढ़ाई में तो अच्छा था, साथ ही उसके नेचर और बिहेवियर की हर कोई तारीफ करता था, चाहे वह मोहल्ले के लोग हो या फिर स्कूल टीचर्स। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मॉलिन फर्दर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, लेकिन अभी भी कुछ परेशानियां थीं जो मॉलिन के आगे दीवार बन खड़ी थी, और वो थी उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन। मॉलिन के पेरेंट्स की एक अच्छी और स्टेबल जॉब तो थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बाहर विदेश भेजना फाइनेंशियली उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। बट अपने लाडले बेटे के सपने को वह हर कीमत में पूरा करना चाहते थे, इसलिए मॉलिन को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए उन्होंने अपना एक बंगलो ही बेच दिया। आखिरकार मॉलिन 24 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, जहां वह मेलबर्न में चार्ल्स स्टर्ट यूनिवर्सिटी से अकाउंटेंसी में मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहा था। मॉलिन न सिर्फ पढ़ने में अच्छा था, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से समझता था। इसलिए उसने अपने पेरेंट्स के बोझ को कम करने के लिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ वहां पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का भी काम करता था। मॉलिन के जितने भी दोस्त और जानने वाले थे वो उसे एक हार्ड वर्किंग, हम्बल और एक फन लविंग पर्सन के तौर पर जानते थे। मॉलिन वैसे तो 4 साल के स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और पढ़ाई को लेकर उसकी लगन देख उसके प्रोफेसर्स ने उसकी डिग्री खत्म होने से पहले ही उसे एक जॉब ऑफर दे दिया था। मॉलिन का हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का सपना था और अब उसका यह सपना भी पूरा होने जा रहा था। लेकिन वह सिर्फ अकेला ही वहां शिफ्ट नहीं होना चाहता था, वो अपने पेरेंट्स को उनकी जिम्मेदारियों से फ्री कर उन्हें भी अपने साथ ऑस्ट्रेलिया में सेटल करना चाहता था। इसलिए जब मॉलिन को जॉब ऑफर मिला तो बिना किसी देरी के उसने अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देने के लिए अपने देश भारत जाने के लिए फ्लाइट टिकट्स बुक कर ली। जनवरी 2018 को जब मॉलिन अचानक बिना बताए अपने घर पहुंचा तो अपने बेटे को सामने खड़ा देख उसके पेरेंट्स को विश्वास ही नहीं हुआ। मॉलिन की यह सरप्राइज विजिट उनके लिए मकर संक्रांति का सबसे बड़ा तोहफा थी।
उसने गुजरात में मकर संक्रांति के दौरान होने वाले काइट फेस्टिवल को अपनी फैमिली के साथ मनाया और करीबन 1 महीने का वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारा। इस दौरान मॉलिन ने अपने जॉब ऑफर के बारे में बता उनकी खुशियां डबल कर दीं। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो अब जल्द से जल्द अपनी जॉब से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले और सभी काम खत्म कर उसके साथ ऑस्ट्रेलिया में बसने की तैयारी कर लें, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया है और अब वह नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स कोई काम करें, क्योंकि वह इस काबिल हो चुका है कि अकेले ही अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। फरवरी 2018 को ऑस्ट्रेलिया वापस जाते वक्त मॉलिन अपने पेरेंट्स से यह वादा करके गया कि इस साल नवंबर में वो वापस आएगा और फिर उन्हें भी अपने साथ हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएगा। किसी भी माँ बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी जब उनके बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिले मानो जिंदगी भर की सारी तपस्या सफल हो गई हो। अपने बेटे की काबिलियत देख मॉलिन के माता पिता भी अपने आप को बेहद खुशनसीब मान रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था कि अगले आने वाले कुछ महीनों में उनकी जिंदगी में बदनसीबी ही रह जाएगी। मॉलिन अपने काम, जिम्मेदारियों और पढ़ाई को लेकर सीरियस तो था, लेकिन इतने सालों से बाहर विदेश में रहने की वजह से उस पर अब वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था और इस बात उसके पेरेंट्स से बेखबर थे। शायद खुद मॉलिन के लिए भी इस कल्चर और अपने संस्कारों के बीच का बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ उसके मन में अपने देश की संस्कृति और अपने माता पिता से मिली मूल्य थी जो उसकी व्यक्तित्व की नींव थी, और कहीं ना कहीं इस बदलते कल्चर के साथ वह अपनी जड़ों से दूर होने लगा था। अपने हमउम्र के लोगों की देखा देखी में अब उसका भी वहां के डेटिंग और हुकअप कल्चर में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था, और इसी बढ़ते इंटरेस्ट के चलते मॉलिन ने ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलर डेटिंग साइट प्लेंटी ऑफ फिश पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली। 23 जुलाई की शाम जब मॉलिन अपनी फूड डिलीवरीज खत्म कर घर लौटा तब प्लेंटी ऑफ फिश पर स्क्रॉल करते वक्त उसे एक 19 साल की लड़की का प्रोफाइल नजर आया। उस लड़की का नाम था जेमी ली डोल्हेगी, जो पास में ही ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के सनबरी में रहती थी। जेमी की प्रोफाइल देख मॉलिन ने उसे मैसेज किया। अनफॉर्चुनेटली जेमी उस वक्त ऑनलाइन थी, लेकिन गौर करने वाली बात है कि सिर्फ 7 टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज होते ही जेमी ने उसे अपने घर इनवाइट कर लिया। दोनों के बीच जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई थी उससे यह तो साफ था कि एक दूसरे को लेकर दोनों के सिर्फ सेक्सुअल इंटेंशन ही थे। इस तरह के ऑनलाइन इंटरेक्शन की एक टेंडेंसी होती है, इसमें चीजें इतनी फास्ट एस्केलेट होती हैं जिससे हार्ट और माइंड के बीच की दूरी मिटने लगती है। एक तरफ यह नई दुनिया मॉलिन के लिए एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी थी जो उसके मन में एक अलग एक्सपीरियंस का एक्साइटमेंट भर रही थी। दूसरी तरफ इस रैपिड कनेक्शन की वजह से मॉलिन अब सिर्फ अपने दिल की इच्छाएं और इंपल्स के पीछे भागने लगा था, और यही वजह थी कि वार्निंग साइन ओपनली मौजूद होने के बाद भी वह उन्हें अनदेखा कर गया। जेमी का प्लेंटी ऑफ फिश अकाउंट काफी क्रेजी और क्रीपी था, क्योंकि उसके बायो में ही काफी एक्सट्रीम चीजें लिखी हुई थीं, जैसे डार्क और अनकन्वेंशनल फैंटेसीज लाइक वैम्पायर एंड बॉन्डेज। कुछ ऐसी बातें भी जो ऑन कैमरा नहीं कही जा सकती। जेमी बहुत एक्सट्रीम फेटिश में भी इंटरेस्टेड थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मॉलिन उन सभी फेटिश को पूरा करने के लिए तैयार था। जेमी की फेसबुक प्रोफाइल में लिखा था, I'm a fun-loving girl who needs a friend। जेमी ने मॉलिन से कहा कि वह भी उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है और अपनी एक कॉस्ट्यूम पहन अपना फेवरेट परफ्यूम लगा उसका वेट करेगी। अप्रॉक्सीमेट 8:07 पर मॉलिन जेमी के घर पहुंच चुका था, लेकिन मॉलिन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस घर से अब वह जिंदा वापस नहीं जाने वाला था। 23 जुलाई 2018, 53 मिनट्स बाद रात 9 बजे सनबरी पुलिस के पास इमरजेंसी नंबर 000 पर एक कॉल रिसीव होती है। I think I killed someone. I didn't want to, but I did it. He came. He didn't seem scared. I strangled him. He's on my bed. It feels so good. I don't want to be a killer. पुलिस ने कॉल सुनते ही उस आवाज को पहचान लिया, क्योंकि यह आवाज पुलिस पहले भी कई बार सुन चुकी थी, और बिना किसी देरी के पुलिस उस कॉल की लोकेशन पर भी पहुंच गई। पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि जिसने उन्हें कॉल की थी वो कोई और नहीं बल्कि जेमी ही थी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए जेमी के घर की तलाशी शुरू कर दी, और जैसे ही पुलिस जेमी के बेडरूम में एंटर हुई तो उन्हें वहीं बेड पर एक लड़का अनकॉन्शियस पड़ा हुआ मिला। उस लड़के की नेक पर एक एडल्ट टॉय की कॉर्ड लिपटी हुई थी और उसका शरीर अब ठंडा भी पड़ने लगा था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मॉलिन था। मॉलिन को तुरंत एम्बुलेंस से सनशाइन हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन कुछ घंटों बाद मॉलिन के मौत की खबर सामने आई। जेमी मौके पर ही अरेस्ट कर ली गई थी और उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूरे वक्त जेमी काफी रिलैक्स थी। उसके चेहरे पर ना कोई शिकन थी और ना ही कोई अफसोस। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस क्राइम के पीछे का मोटिव क्या है। जेमी ने पुलिस को बताना शुरू किया कि
कैसे उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा था और पूरे दिन उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। इसलिए जैसे ही शाम को प्लेंटी ऑफ फिश पर मॉलिन का टेक्स्ट आया तो उसे पता था कि वह उसका मर्डर कर देगी। जब पुलिस ने जैमी के फोन की तलाशी ली तो उसमें भी उन्हें कुछ ऐसे अहम सबूत मिले जो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जैमी ने पहले से ही मॉलिन को मारने का इरादा बना लिया था। I'm going to kill someone tonight for fun. How to kill someone? I want to commit a murder? 10 steps to commit a murder and get away with it. ये सभी कुछ गूगल सर्च थे जो जैमी ने मॉलिन के आने से पहले किए थे। जैमी ने पुलिस को बताया कि मॉलिन के आते ही उसने उसकी हाइट और बिल्ड के हिसाब से यह कैलकुलेट कर लिया था कि वह उसे काफी आसानी से ओवरपावर कर स्ट्रैंगल कर सकती है। उसने मॉलिन को बताया कि वह रोल प्ले में इंटरेस्टेड है और उसके साथ रोल प्ले करना चाहती है। मॉलिन ने जैमी से कहा कि वह उसकी खुशी के लिए कुछ भी सीखने के लिए तैयार है, बस जब तक जैमी उसे हार्ट ना करे। मॉलिन का भरोसा जीतने के लिए जैमी ने उससे कहा कि जब उसे पेन होने लगे तो वो उसे टैप कर सकता है, जिससे वह समझ जाएगी। रोल प्ले के नाम पर मॉलिन जैमी के पागलपन से अनजान था और उसे जो एक फैंटेसी नजर आ रही थी वो एक्चुअल में उसके लिए डेथ ट्रैप था। जैमी ने पहले मॉलिन के चेस्ट पर बैठ एक पिलो से और उसके बाद अपने हाथों से उसका गला दबाना शुरू किया। जब मॉलिन का दम घुटने लगा तो वो बार बार जैमी को टैप कर ग्रिप को लूज करने का इशारा करने लगा और अपनी पूरी ताकत से जैमी की ग्रिप से खुद को छुड़वाने की कोशिश करता रहा। लेकिन इतने हाथ पैर मारने के बाद भी जैमी ने मॉलिन को नहीं छोड़ा और फिर अपने एक एडल्ट टॉय की कोर्ड से मॉलिन का दम घोट उसकी आखिरी सांसें भी छीन ली। इस दौरान वो बार बार मॉलिन के कान में यही बोलती जा रही थी कि इट विल बी ओके, इट विल बी ओवर सून। सिर्फ 53 मिनट के अंदर ही जैमी ने मॉलिन का कत्ल कर दिया था। मॉलिन जिस फन एंड फैंटेसीज के एक्साइटमेंट में जैमी के घर आया था उसने उसकी जिंदगी को ही खत्म कर दिया था। जैमी ने इस केस से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स पुलिस को बताई थी वह सभी के लिए काफी शॉकिंग थी। जैमी 10 साल की एज से ही स्टेट केयर सेंटर में रह रही थी, जहां अक्सर सोशल वर्कर उसे मिलने के लिए आते थे। कम उम्र से ही उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से उसकी जिंदगी का काफी लंबा वक्त जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में गुजरा था। जैमी के बढ़ते क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड अग्रेसिव नेचर की वजह से उसके साथ 24 घंटे अब केयर टेकर्स रहने लगे थे, लेकिन उन्हें भी जैमी के अनप्रेडिक्टेबल नेचर से डर लगता था। कुछ केयर टेकर्स तो उसे शेप शिफ्टिंग डेमन गर्ल कहते थे। अब शॉकिंग पार्ट यह है कि ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने 18 साल का होने पर उसे अपने हाल पर छोड़कर चली गई, जबकि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड वाले पर्सन का एज से क्या ही कनेक्शन है। जैमी जैसे ही 18 साल की हुई वह पूरी तरह अकेले और अनसुपरवाइज्ड थी, जो सोसाइटी एंड सराउंडिंग्स के लिए वैसे भी खतरा थी। जैमी के पड़ोस में रह रहे लोगों के मुताबिक केयर टेकर्स और स्टेट सर्विसेज के हटते ही उसके घर अक्सर पुलिस का आना जाना लगा रहता था, कभी लड़ाई की वजह से तो कभी घर से आते लाउड नॉइज की वजह से। और यही रीजन था कि सनबरी का पूरा पुलिस स्टाफ जैमी को काफी अच्छे से पहचान चुका था। जैमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी और दिन में कई कई बार पोस्ट किया करती थी। कभी अलग अलग फिल्टर्स के साथ वह अपनी पिक्चर्स अपलोड करती तो कभी क्रीपी आर्टवर्क्स। जैमी का सोशल मीडिया उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी की झलक दिखाता था। कभी वह लंबे लंबे पोस्ट डालती और शेयर करती कि कैसे अनस्टेबल फैमिली, वायलेंस एंड नेग्लेक्टफुल बिहेवियर जैसी एक्सट्रीम चीजें देखते हुए वो बड़ी हुई थी। जैमी ने अपने इंस्टाग्राम पर भी बचपन से जुड़ी कुछ इंसिडेंट्स को पोस्ट किया था, जिसमें बताया था कि कैसे उसका बचपन उसके पेरेंट के एट्रोसिटीज की बलि चढ़ा और कैसे उसकी माम के मल्टीपल पार्टनर्स होने की वजह से उसका कभी कोई परमानेंट घर नहीं रहा। उसने यह भी बताया कि जहां भी जैमी जाती थी या तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होता या फिर बेहद टॉक्सिक एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता था। अक्सर ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़े हुए बच्चों के माइंड में काफी कम उम्र से ही लोगों के लिए एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन घर कर लेता है और आगे जाकर यही फ्रस्ट्रेशन कभी खुद के लिए तो कभी दूसरों के लिए डेडली बन जाता है। जैमी के केस में भी उसका यह एंगर इतना बढ़ गया था कि उसके फ्रेंड्स, फैमिली और यहां तक कि उसके केयर टेकर्स ने भी डर की वजह से उसे मुंह मोड़ लिया था। जैमी का बिहेवियर इतना एक्सट्रीम हो गया था कि वह खुद को एक वेयरवुल्फ समझती थी। उसके जानने वालों ने यह बताया कि जैमी एक पल सबके साथ हंसी मजाक करती तो दूसरे ही पल चीखने चिल्लाने लगती थी और कभी कभी ज्यादा गुस्से में वह सामने वाले पर अटैक तक कर देती थी। उसे दुबली पतली स्किनी लड़कियों से सख्त नफरत थी और उसका दिल ऐसी लड़कियों को टॉर्चर करने का करता था। जैमी ने पुलिस को बताया कि उसकी पर्सनालिटी के 2 साइड्स है, एक गुड है और दूसरी ईविल है। उसके अंदर एक डेमन है जो अपना रूप बदलता रहता है और उसे प्रोवोक करता है। जैमी ने पुलिस को यह भी बताया कि जब वह मॉलिन का गला दबा रही थी
तब वह चाहती थी कि मॉलिन उसकी ग्रिप से बच निकले और पुलिस को उसके बारे में सब बता दे। लेकिन उस वक्त उसकी ईविल साइड उस पर इस कदर हावी हो गई थी कि मॉलिन के बार बार टैप करने पर भी वो उसे छोड़ नहीं पाई। मॉलिन के कत्ल के केवल एक दिन पहले भी जैमी ने फेसबुक पर पोस्ट कर इस बात को बताया था कि कैसे वो दूसरे के लिए खुद को सेफ नहीं समझती है और दूसरे को तकलीफ देने में ही उसे खुशी महसूस होती है। इतना ही नहीं, इवन 23 जुलाई को ही जैमी ने अपनी एक केयर टेकर को टेक्स्ट करके यह बताया था कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है और बैड टेम्पटेशंस भी हो रहे हैं। लेकिन उसकी इन सब बातों पर पुलिस कभी भी भरोसा नहीं करेगी। अब यहां सवाल यह उठता है कि जैमी की तरफ से मिल रहे कंटिन्यूअस सिग्नल्स के बावजूद क्यों कभी किसी ने उसके मेडिकल चेकअप या रिहैब के बारे में नहीं सोचा था? क्या महज 18 साल का हो जाना ही सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है? ऑस्ट्रेलिया की लोकल अथॉरिटीज की यह घोर लापरवाही थी जिसने जैमी जैसी साइकोपैथिक टेंडेंसी वाली लड़की को समाज में यूं अनसुपरवाइज्ड छोड़ दिया, जिसकी सजा मॉलिन और उसके परिवार को भुगतनी पड़ी। मॉलिन की बॉडी कत्ल के करीब 12 दिनों बाद अपने देश भारत वापस आ सकी, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उसके फ्रेंड्स और लोकल गुजराती कम्युनिटी ने $200 भी कलेक्ट किए ताकि सभी फॉर्मेलिटीज के एक्सपेंसेस को कवर किया जा सके। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर सभी एक्सपेंसेस कवर कर लिए और फंड का सभी पैसा मॉलिन के एजुकेशन लोन से एडजस्ट करवा दिया। लेकिन अभी भी मॉलिन के पेरेंट्स की तकलीफें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तो केस का ट्रायल शुरू होना बाकी था। मॉलिन के पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाकर अपने बेटे के लिए इस केस को लड़ना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से चाहकर भी उनके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पॉसिबल नहीं था और केस एक दिन में तो खत्म होता नहीं। इसलिए उन्हें इंडिया में रहते हुए ही हर दिन फोन से ही केस के अपडेट का वेट करना पड़ता था। जैमी के सभी क्लियर कन्फेशंस के बाद भी कोर्ट ने उसकी मेंटल कंडीशन का हवाला देते हुए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से इनकार कर दिया। जैमी को ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास भी भेजा गया और हर किसी का एक ही जवाब था, शी इज वन ऑफ द मोस्ट साइकोलॉजिकली डैमेज्ड पेशेंट्स देव एवर केम अक्रॉस। उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैमी अपने पूरे सेंसस में नहीं थी और मॉलिन के कत्ल के दौरान जैमी का अपने एक्शंस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। यह जानकर आपको गुस्सा और हैरानी दोनों होगी, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर पहले कोर्ट ट्रायल में जैमी को नॉट गिल्टी बताया गया, जिसके बाद जैमी को अगले 1 साल तक मेडिकल केयर में रखा गया और फाइनली साल 2019 की लास्ट में जैमी ट्रायल के लिए फिट डिक्लेयर की गई। जैमी के केस में 2 कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सपेक्टिव बन चुके थे कि क्या यह एक प्री प्लान मर्डर था या नहीं। जहां एक तरफ प्रोसिक्यूशन का कहना था कि मॉलिन का टेक्स्ट आते ही जैमी ने उसके मर्डर का प्लान बना लिया था। उसने मॉलिन को देखकर यह अंदाजा भी लगा लिया था कि वह उसे ओवरपावर कर पाएगी या नहीं, जिससे यह साफ जाहिर है कि जैमी मर्डर के दौरान अपने सेंसेस में थी और सब कुछ कैलकुलेट कर ही उसने मॉलिन की जान ली थी। लेकिन वहीं जैमी के लॉयर्स यह साबित करना चाहते थे कि कत्ल के दौरान मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के चलते वह अपने सेंसेस में नहीं थी। जैमी के लॉयर्स ने उसी की बात को कोट कर कहा कि वह तो खुद चाहती थी कि मॉलिन वहां से बच निकले और पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। इस ट्रायल के दौरान एक साइकियाट्रिस्ट को भी बुलाया गया और उनका भी यह कहना था कि भले ही जैमी काफी मेंटल डिसऑर्डर से डील कर रही थी, लेकिन वह साइकोसिस से सफर नहीं कर रही थी। यानी उस वक्त में भी वह जानती थी कि वह क्या कर रही है और उसके एक्शंस का उस पर एंड मॉलिन पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। 18 दिनों तक चले ट्रायल में जैमी के केयर टेकर्स, क्लिनिकल एक्सपर्ट्स और जैमी की पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश की गई, जिसमें उसने एडमिट किया था कि कैसे उसे मॉलिन के कत्ल करने के बाद अच्छा फील हुआ था। जैसा कि जैमी ने पुलिस को बताया था कि आई फेल्ट गुड फॉर सम रीजन बिकॉज आई हैव सफर्ड सो मच इन माई लाइफ दैट आई फील लाइक आई एम टेकिंग बैक व्हाट वाज वंस राइटफुली माइन। एविडेंस में उसके गूगल सर्च हिस्ट्री की कॉपी भी प्रेजेंट की गई, जिससे यह साफ था कि मर्डर करने से घंटों पहले उसने उससे बचने के तरीके खोजे थे। सभी सबूत एंड गवाह इस तरफ इशारा कर रहे थे कि जैमी ने मॉलिन का प्री प्लान्ड मर्डर किया था। केस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था, लेकिन इस केस में जूरी के वर्डिक्ट ने मॉलिन के पेरेंट्स को शॉक कर दिया। अक्टूबर 2020 में जूरी ने जैमी को मर्डर नहीं बल्कि मैनस्लॉटर, मतलब कि किलिंग समबडी विदाउट इंटेंशन के क्राइम में सिर्फ 9 साल की सजा सुनाई। यानी सब कुछ देखते हुए भी जूरी ने यही माना कि जैमी ने मॉलिन को जानबूझकर नहीं मारा। जैमी को मिली इतनी कम सजा से कोई भी खुश नहीं था, ना ही मॉलिन के पेरेंट्स और ना ही जैमी के जानने वाले। जैमी के केयर टेकर्स के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी के लिए इतना बड़ा थ्रेट है कि उसे उम्र भर के लिए जेल में ही डाल देना चाहिए। मॉलिन के पेरेंट्स भी जैमी के लिए हार्श पनिशमेंट चाहते थे,
लेकिन किसी भी तरह की सजा उन्हें उनका बेटा वापस नहीं दिला सकती थी। ऊपर से उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ऑस्ट्रेलिया जाकर कोर्ट में केस लड़ सके। इसलिए आखिर में दिल पर पत्थर रख उन्होंने भी कोर्ट के इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया। क्या करते, दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अर्ली रिलीज प्रोग्राम की वजह से जैमी की सजा को 9 साल से कम कर सिर्फ 3 साल कर दी गई, जबकि उसका अग्रेशन इतना ज्यादा था कि उसने जेल में रहते हुए भी दूसरे प्रिजनर पर डेडली अटैक किया था। उसके बाद उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले जेल में बंद किया गया। अगर देखा जाए तो जैमी को साल 2020 के एंड में जेल भेजा गया था, तो फिर उस हिसाब से आज 2025 में मोर देन 4 साल बीत गए हैं, यानी वो इस वक्त सजा पूरी कर रिहा हो चुकी है। अभी जैमी कहां और किस हाल में है इसका तो पता नहीं, पर दुनिया इसे सिर्फ एक केस समझ भूल चुकी है। लेकिन जैमी जैसी लड़की अगर आज आजाद है तो मॉलिन जैसे कितने लड़कों की जिंदगी खतरे में है, और सिर्फ वो ही नहीं, उसके आसपास मौजूद लोगों के लिए भी यह कितना बड़ा खतरा है, और यह फैक्ट डराता है। मॉलिन राठौड़ एक यंग मैन, फुल ऑन पोटेंशियल एंड प्रॉमिसिंग फ्यूचर, जिसकी मौत यह शो करती है कि आज के बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में हर कोई कितना अनसेफ है, जहां ऑनलाइन बने कनेक्शन से ट्रस्ट मिसिंग है। मॉलिन के ट्रस्टिंग नेचर और न्यू एक्सपीरियंस के एक्साइटमेंट ने उसके कनेक्शन ऐसे शख्स से जोड़ दिए जिसने उसके ड्रीम्स, डिजायर्स और बेहतर भविष्य लिए जिंदगी को कुछ पल में ही सेंसलेस वायलेंस से खत्म कर दिया। यह केस सीख देता है कि आप अपनी सिक्योरिटी को क्यूरियोसिटी से ज्यादा प्रायोरिटी दो। इस केस में अगर किसी ने कुछ खोया है तो वह है मॉलिन के पेरेंट्स, हिरेन और जागृति। जैमी के एक्शंस ने मॉलिन के माता पिता की जिंदगी से उनका इकलौता बेटा छीन लिया। आज उन्हें अपने आगे की जिंदगी सिर्फ इस सच के साथ गुजारनी है कि उनका बेटा अब सिर्फ उनकी यादों में ही उनके साथ है। अब इस केस के बारे में मैं अपनी एनालिसिस आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं यहां किसी को फेवर नहीं कर रहा हूं। एक सेफ और नर्चरिंग चाइल्डहुड एक बच्चे के मेंटल हेल्थ, इमोशनल डेवलपमेंट, सेल्फ आइडेंटिटी और हेल्थी रिलेशनशिप बनाने की क्षमता के लिए क्रूशल है, क्योंकि यह इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ एस्टीम की नींव रखता है। जब एक बच्ची अब्यूसिव पेरेंट्स के साथ एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बरी होती है, तो बचपन के स्कार्स उसकी आइडेंटिटी और सेंस ऑफ रियलिटी को डीपली अफेक्ट करते हैं। जैसा कि इस केस में इस टीनेज गर्ल जेमी ली डोल्हेगुए, जो इस क्राइम में अक्यूज्ड है। जब उसने मॉलिन का कत्ल किया, उस समय उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। ट्रॉमा से क्रिएट एक डिफेंस मैकेनिज्म जो फैंटेसी को कंट्रोल और एम्पावरमेंट की जरूरत के साथ मिलाता है। यह बिलीफ उसके दर्द से निपटने का तरीका बन जाता है, जिसे वह पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। यह दर्शाता है कि कैसे उसके बचपन के अनहील्ड वाउंड्स उसकी सेल्फ परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करते हैं। जैमी 18 साल की थी और अकेले रह रही थी। वह मानती है कि वह एक वुल्फ है, एक ऐसा क्रीचर जिससे डरना चाहिए और जो अनकंट्रोलेबल भी है। यह उस केओस और रेज को रिफ्लेक्ट करता है, जिसे उसे दबाने के लिए मजबूर किया गया था। इस तरह के अनरिजॉल्व ट्रॉमास न केवल उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह सोसाइटी के लिए भी रिस्क पैदा करता है। डर के माहौल में पले बढ़े बच्चे अक्सर इमोशनल रेगुलेशन से स्ट्रगल करते हैं, जिससे उनमें इंपल्सिव, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे हर किसी को अपना दुश्मन समझने लगते हैं और उनमें एम्पैथी की भावना खत्म हो जाती है। विदाउट प्रॉपर मेंटल हेल्थ केयर एंड इमोशनल सपोर्ट, यह दर्दनाक अनुभव खतरनाक पैटर्न को मैनिफेस्ट कर सकता है, जो खुद उस व्यक्ति और उसके आसपास के लोगों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। एक सेफ चाइल्डहुड केवल अधिकार नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी फॉर बिल्डिंग इमोशनली हेल्थी, कंपैशनेट एडल्ट्स। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि न तो मैं जैमी द्वारा किए गए ब्रूटल क्राइम को जस्टिफाइड कर रहा हूं और न ही उसका फेवर। उसने जो कुछ भी किया वह बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और नहीं होना भी चाहिए। मेरा पॉइंट केवल मेंटल हेल्थ एंड अ सेफ चाइल्डहुड की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करना है। मैंने इस केस और इस अक्यूज्ड के बारे में जो भी रिसर्च किया है, उसके बेसिस पर मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ साझा किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।